नमस्कार, मैं हूँ असीमा भट्ट। कल मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अपने पिता पर लिखे किताब मन लागो मेरो यार फ़कीरी में का पाठ करूँगी, ताकि जो लोग भी इस किताब के बारे में पढ़ने या जानने के इच्छुक हैं वो मेरे YouTube चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। कल मैंने इस किताब के परिचय में और अपने पिता के बारे में और प्राकथन यानी जो कुछ शब्द हैं उसकी बात की थी। आज मैं इस किताब में जो पहला संस्मरण जिन्होंने लिखा है उसका पाठ करने जा रही हूँ। सबसे पहला है विद्यानंद सहाय जी का, जिन्होंने लिखा है सुरेश भट्ट एक हुलचुल बच्चा। सुरेश भट्ट एक हुलचुल बच्चा, विद्यानंद सहाय। हमारे गांव में स्थिर नहीं बैठने वाले लड़के को हुलचुल कहा जाता था। बराबर बेचैन, बराबर खुटुर पुटुर करता हुआ सुरेश भट्ट का नाम असल में हुलचुल भट्ट होना चाहिए था। हमारी पहली मुलाकात सन 1967 के मई की दोपहर पटना में हुई थी। एग्जीबिशन रोड के एक घर में कॉमरेड सत्यनारायण सिंह से बातचीत हो रही थी कि अचानक कॉमरेड तकी रहीम एक नाटे खत के आदमी के साथ बातचीत में आ गए थे। बुर्जुआ के वर्गीकरण पर बहस हो रही थी। मैं कॉमरेड तकी रहीम की बातों से ज़्यादा सहमत था। अरे हर बुर्जुआ दलाल चरित्र का होता है, इसलिए अलग अलग खानों में उसे रखकर उसके खिलाफ कार्रवाई की योजना की जगह बुर्जुआ सिस्टम के विरुद्ध बात होनी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर गांव का बनिया खरबपति बिरला के साथ इसलिए खड़ा हो जाता है कि हम दोनों कारोबारियां हैं, हम व्यापार करते हैं। साथ वाले नाटे कद के व्यक्ति ने सत्यनारायण सिंह पर व्यंग करते हुए कहा था, अरे कलकतिया और किताबी मुहावरों को छोड़िए, डिबेट के लिए, बहस के लिए छोटा मंझोला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बुर्जुआ के बंटवारे करते रहिए। पर उनका इंटरेस्ट, उनका हित केवल धन बटोरने का होता है। सत्यनारायण सिंह ने जवाब दिया था, सुरेश जी, सरलीकरण से मार्क्सवाद लेनिनवाद को नहीं समझा जा सकता है। साफ हो गया था कि नाटे व्यक्ति का नाम सुरेश भट्ट है और वो एक उत्सुकता पैदा करने वाले व्यक्ति हैं। 1967-68 के बिहार के अकाल में एक बार मैं त्रिपुरारी शरण के साथ जयप्रकाश नारायण के सोखोदौरा आश्रम जा रहा था। इसलिए दुभाषी के रूप में मुझे एक संस्था को सहायता, ऑक्सफेम नाम की वो संस्था अकाल में सोखोदौरा इलाके के विभिन्न वनवासी गांवों में सीधे सीधे मदद पहुंचाना चाहती थी। गांव वाले सही अपनी ज़रूरत बताते और उसी के हिसाब से वो संस्था मुहैया करना चाहती थी। सीधे संवाद के लिए एक दुभाषी की ज़रूरत थी, इसलिए जेपी के कहने पर मैं त्रिपुरारी शरण और अवधेश भाई के साथ जीप से जा रहा था। नवादा में सड़क किनारे किसी चाय की दुकान पर हम चाय पानी के लिए उतरे तो देखा कि सुरेश भट्ट पहले से ही किसी व्यक्ति से बहस में उलझे हुए थे। पार्टी को केवल फलसफा और क्रांति की बात ही नहीं करनी चाहिए, कभी निर्माण और आपातकाल में सहायता पहुंचाने का भी काम करना चाहिए। अकाल में मर रहे लोग तो सर्वहारा हैं। असल में कम्युनिस्ट पार्टियां 52 लोगों के हाथों में चली गई है, इसलिए बाढ़ के बिहार की कम्युनिस्ट पार्टियों को क्या लेना देना है। इसलिए आज की स्थिति में भी वो सिद्धांत पघाड़ती फिर रही है। जिनको खरी खोटी सुना रहे थे वो थे कॉमरेड गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने कहा, सुरेश बाबू, आप अपने पीने के बजट से पैसा निकाल कर क्यों नहीं अकाल भोग रहे लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। सभी चुप हो गए थे, पर चाय पीते पीते वे त्रिपुरारी शरण से बहस करने लगे थे। जेपी सर्वोदयी लोग अच्छा काम तो कर रहे हैं, पर भीतर सरकार की एजेंटी कर रहे हैं, वफर का काम कर रहे हैं। आप लोग अकाल से मुक्ति दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। आप लोगों को आंदोलन भी साथ साथ चलाकर सरकार को बेपर्दा करना चाहिए, पर आप लोग सरकार के प्रति जग रहे गुस्से को शांत कर रहे हैं। गणेश जी को नमस्ते और सुरेश जी से हाथ मिलाकर हम लोग आगे बढ़ गए थे। रास्ते में त्रिपुरारी जी बताते थे कि
सब किसी को मुंह पर ही खरी खोटी सुना देते हैं। सुरेश भट्ट जेपी के सामने भी कह चुके हैं, चंदा बहरी मांग कर अकाल पीड़ितों की सहायता करना या करवाना ये अच्छी बात नहीं है, पर यह साधु महात्मा को शोभा देता है। आप एक राजनीति के योद्धा हैं, मार्क्सवादी विचारधारा की बारीकियों के जानकार हैं, तो पॉलिटिकली क्यों नहीं ये लड़ाई शुरू करते हैं। आगे भी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो हर बार चंदा बहरी होगा। त्रिपुरारी बताए कि भट्ट जी सीपीआई से पीपीएल में चले गए हैं और यहाँ भी बड़े नेताओं से बहस करते रहते हैं। पार्टी इनको निकाल बाहर कर देगी, वैसा ही हुआ। सन 1971 में मेरे बड़े भाई स्वर्गीय दयानंद सहाय ग्रैंड अलायंस के लोकसभा का चुनाव नवादा क्षेत्र से लड़ रहे थे। रास्ते में कभी कभी वे अपनी पुरानी ऑस्टिन कार में मिलते तो मुझसे पेट्रोल भरवाते थे और कहते, दयानंद भाई बहुत बड़े आदमी हैं, उनके पैसों से गरीब भाई की कार में पेट्रोल भरवा दूँ। नवादा चुनाव के विषय में कहते हैं कि आखिर में दयानंद जी हार जाएंगे, क्योंकि सत्येंद्र नारायण सिंह तारकेश्वरी सिन्हा के कहने पर ग्रैंड लायंस में हैं, पर भीतर भीतर ये दयानंद जी के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस तरह इंदिरा गांधी सीधे सीधे जातीय समीकरण की राजनीति से कोई कुर्मी मुसलमान के साथ साथ राजपूत लोगों के वोट पर दिल्ली पर काबिज होना चाहती हैं। ये सही विश्लेषण था। मतगणना केंद्र पर सबसे ज़्यादा सक्रिय अगर कोई था तो वो सुरेश भट्ट थे। मैंने कहा था, भट्ट जी दौड़ते दौड़ते थक जाइएगा, थोड़ा बैठ जाइए। नाराज़ होकर जवाब दिए, सुरेश भट्ट खड़ी है तो खड़ी है, अब बैठने का सवाल कहाँ उठता है। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था कि इतना पढ़ने लिखने वाला अशुद्ध क्यों बोल रहा है, खड़ी है तो खड़ी है। बाद में पता चला कि नवादा इलाके की मगही में ऐसे ही कहा जाता है। सुरेश भट्ट का व्यक्तित्व तो अपनी तरह का था। सर्वोदय के सारे बड़े नेताओं से उनका ऐसा संबंध था मानो वो खुद भी सर्वोदयी हो। गांधी संग्रहालय या गांधी प्रतिष्ठान वालों से उतनी ही दोस्ती थी। गांधी संग्रहालय पटना के रजी साहब को हो या दिल्ली के राधा किशन जी हो, भाकपा माले के जनरल सेक्रेटरी का विनोद मिश्र हो, या फिर भाकपा माले के कॉमरेड नागभूषण पटनायक से हिंदी अंग्रेजी में मैंने बातें करते हुए देखा था। पार्टी यूनिटी हो, पीपल्स वार ग्रुप या एफसीसी, सब समूहों के केंद्रीय नेतृत्व से उनकी जान पहचान थी। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन का पूरा इतिहास भूगोल उनको कंठस्थ था। वासु पुनैया, बी सुंदरैया, सभी लोगों से उनकी जान पहचान थी। पार्टी के खंड खंड होने से वो बहुत दुखी रहते थे, जिनकी चुप्पी से पार्टी दो फाड़ फिर खंड खंड हो गई, इसकी जानकारी देते थे। लगता था कि रट्टू आदमी हैं और अच्छी याददाश्त वाले व्यक्ति हैं, इसलिए कम्युनिस्ट इतिहास को मुज़बानी बता देते हैं। पर जब कभी किसी नक्सल साथी से उनको मिलते देखता और आत्मीयता से बतियाते देखता तो कहना पड़ता, वास्तव में इसी गांव गोल की चिड़िया हैं। कभी डॉक्टर विनयन के साथ घूम रहे हैं और मौर्य लोक में चाय की दुकान पर खड़े चाय पी रहे हैं, कभी शंकर गुहा नियोगी के शहादत के बाद उनकी पत्नी के द्वारा संचालित आंदोलन में लगे हुए हैं, कभी आय भिलाई दुर्ग तो कभी रतलाम, कभी समाजवादी परिषद तो कभी दयामणि बसला के साथ, कभी मेधा पाटकर तो कभी महाश्वेता देवी जी के साथ। एक बार तो मैंने महाश्वेता जी को उन्हें गले लगाता देखा। पलामू, डाल्टनगंज, रांची, खूंटी भाषा में बतियाते हुए सुनकर दंग रह गया। किसी भी महिला उत्पीड़न के सवाल पर वे महिलाओं के साथ चलने लगते थे। कॉमरेड सरोज चौबे हो या सुशीला सहाय हो, बृंदा कारात हो, 74 आंदोलन वाली कंचन हो, स्त्री शोषण के विरुद्ध हो, स्वामी अग्निवेश या बंधुआ मजदूर आंदोलन हो, सब में शरीक रहते थे सुरेश भट्ट। बिहार के नरसंहार का दौर चल रहा था, उस समय लगभग पगला गए थे सुरेश जी। बथानी टोला, बाथे, शंकर विघा, हैबसपुर या चंद्रशेखर हत्याकांड में वे बिफर गए थे। हत्यारों के साथ साथ माले, सीपीआईएम,
पार्टी के बिहार के सभी बड़े नेताओं की आलोचना करते थे। सिवान में एक नए लड़के को क्यों भेजा गया, उसके पीछे पूरी पार्टी तैयारी से वहाँ क्यों नहीं गई थी। कभी बेतरतीब कपड़े पहनते थे, हवाई चप्पल में 2 रंग के पट्टे होते थे, कभी भीषण गर्मी में रबर का जूता पहनते थे। एक बार उनकी किसी महिला दोस्त ने उनको एक जोड़ी नए जूते और 4 कुर्ता पजामा बनवा दिया था। भट्ट जी शर्माते हुए बता रहे थे, मेरा क्या है, भट्ट महिलाएं भी मेरी दोस्त हैं, और लोहानीपुर डोम टोली की कमलवा भी मेरी दोस्त है, पर कभी मछली खिलाती है, कभी दारू पिलाती है, और कभी मेरी जेब में 10-20 रुपया भी रख देती है। मुझे लगता भी अवघड़ है या फक्कड़ है। उन्हें किसी भी चीज़ से परहेज नहीं था और किसी भी चीज़ के लिए मोह नहीं था। पता नहीं सुरेश भट्ट किस वेश में, किस रूप में याद किए जाएंगे। पटना में, दिल्ली में होने वाले विभिन्न सेमिनारों में, जनोन्मुख कार्यक्रमों में आज भी लगेगा कि एक नाटे कद का आदमी नोटबुक पर कुछ लिख रहा है। कार्यक्रम में शरीक हैं। कवि सम्मेलनों में, खासकर वामपंथी कवि सम्मेलनों में, किसी महिला का कॉमरेड के बगल में एक दाढ़ी वाला व्यक्ति बैठा हुआ अगर दिखाई देगा तो अनायास लगेगा कि सुरेश भट्ट बैठे हैं। उन्हें एकांत प्रिय था। काजी नजरुल और शक्ति चट्टोपाध्याय को भली भांति जानते थे। पत्रकारों के शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी एसपी सुरेंद्र प्रसाद सिंह को बहुत इज्जत देते थे। उर्मिलेश और अरुण जी टाइम्स ऑफ इंडिया को स्नेह करते थे। पत्रकारिता और पत्रकार धर्म पर बहुत गंभीरता से अपनी सोच को बताते थे। पटना के बंदर बगीचा मोहल्ले में स्वर्गीय दयानंद सहाय की एक बहुत बड़ी कोठरीनुमा घर था। भट्ट जी वर्षों तक एक कोठरी में रहे थे। दयानंद जी से साधिकार रुपया मांगते थे। एक बार दयानंद सहाय रुपया मांगने पर भी उनको 200 रुपये दिए तो भी उनमें से सिर्फ 300 रुपये निकाल कर ये कहते हुए लौटा दिया, मेरी ज़रूरत तो इतने रुपयों की ही है, फिर मैं आपका इतना रुपया क्यों लूँ। एक बार बहुत गंभीर होकर 500 रुपये की मांग किए कि मुझे कपड़ा बनवाना है। मुझे उन्हें दे भी दिया था। 2-3 दिनों के बाद पता चला कि कभी शुभ भट्टनारायण और बिहारी सिंह नाम के 2 व्यक्तियों को सामने के सर्वोदय खादी भंडार से उधार दिलवा दिए थे। दोनों व्यक्ति चलता पूजा लोग थे, दोनों ही खाते पीते लोग थे। भट्ट जी को ठग लिए थे। उसी उधार को चुकता करने के लिए मुझसे पैसा लिए थे और बाकी बचे पैसों से उन्हीं दोनों के साथ मिलकर दारू पीकर शेष रकम ख़त्म कर दिए थे। वैसे तो उन्हें अपने बाल बच्चों से बहुत लगाव था, पर अपनी बड़ी बेटी क्रांति भट्ट से बहुत उम्मीद थी। दारू पीने के बाद कहते थे, मैं जो क्रांति नहीं कर पाया मेरी बेटी करेगी, इसीलिए मैंने उसका नाम ही क्रांति रखा। अपनी पत्नी की इज्जत तो करते थे पर नज़र बचाकर भाग चलते थे। उनकी महिलाओं से दोस्ती और अपने पारिवारिक जिम्मेदारी से भाग चलने से उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। कभी कभार उनका पुत्र सामने सामने उनको बहुत बुरा कहने लगता था और भट्ट जी सिर्फ हंस कर रह जाते। उनके घर वाले, विशेषकर उनकी पत्नी, इसलिए भी नाराज़ रहती और उन्हें मौगा कायर कहती थी कि नवादा में अपने खेतों और सिनेमा हॉल जिस पर उनका सौतेला भाई बैठा हुआ था, उससे वे केस मुकदमा करके हिस्सा नहीं लेते थे और पूरा परिवार आर्थिक तंगी में बर्बाद हो चुका था। जब तक उनके पिता जिंदा थे उनसे बातचीत भी नहीं होती थी। एक दिन भट्ट जी कहते कहते रोने लगे थे कि जिस नवादा में मेरी चलती थी, मैं एक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट नेता था, अब उसी नवादा के कोर्ट कचहरी में मैं ज़मीन, मकान, सिनेमा हॉल के बंटवारे के लिए मुकदमा लड़ूं तो एक आम लालची और छोटी सोच वाले व्यक्ति में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। मैं कभी नवादा में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। मुंह दिखाने के काबिल तो वो बने रहे, तभी तो जब उनके पिता का देहांत हो रहा था सुरेश जी को बुलवाए और रोते हुए माफ़ी मांगी थी। किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे थे वो अस्पष्ट था। मरने से पहले अपने सौतेले बेटे और अन्य लोगों के सामने कह रहे थे, मुखाग्नि सुरेश ही देंगे।
एक बार वे पटना संसदीय क्षेत्र से भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे पूछने पर भड़क जाते थे। राजनीति में बड़े से बड़े बाहुबलियों को बिना चैलेंज के आने नहीं देना चाहता हूँ। उन्होंने कभी मुझे बताया था कि एक बार वो शादी से पहले कलकत्ता भाग गए थे और वहाँ वर्षों रह गए थे। वहाँ कम्युनिस्टों, कवियों और कलाकारों के साथ या उनकी दोस्ती हो गई थी। कलकत्ते से वे हिंदी पत्रिका निकालते थे, पर अर्थाभाव या कोई स्पष्ट प्लानिंग नहीं होने के चलते एकाध अंक के बाद ही फेल हो गए। बंगला पढ़ते थे, लिखते थे और जीवनानंद दास से सुकान तक की कविता को तरन्नुम में सुनाते थे। पिता का चरित्र जमींदार वाला था। किसी बड़े जमींदार के राजवैद्य थे, कविराज कहे जाते थे। सुनने में आता था कि एक बार वे सुरेश जी के लिए बहू देखने गए और खुद अपनी शादी रचा लिया था। वर्षों बाद उनको जब सच्चाई की जानकारी हुई तो वो पिता के प्रति विक्षुब्ध हो गए और अंत तक कोई रिश्ता नहीं रखा। सुरेश अपनी माँ की मौत के लिए भी अपने पिता को ही जिम्मेदार मानते हैं। पिता की उपेक्षा की वजह से ही सुरेश की सगी माँ की मौत हुई। कभी किसी मंदिर मस्जिद में गए, ना ही कभी किसी देवता को प्रणाम किए। प्रसाद खाने से परहेज नहीं करते थे। स्त्रियों के प्रति बहुत इज्जत का भाव रखते और किसी भी स्त्री आंदोलन में कूद जाते थे। स्त्रियों के सवाल पर कांग्रेस सरोज चौबे का हो, सुशीला सहाय जी का हो या फिर शहीद दीनानाथ पांडे की पत्नी हो, स्त्री आंदोलन का उन्हें निमंत्रण मिलता और उसमें शरीक हो जाते। बिल्डिंग कामगारों का आंदोलन हो, रिक्शा चालकों का आंदोलन हो, भट्ट जी उसमें दिखाई पड़ जाते थे। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद कांड के विरोध में पटना में कम्युनिस्ट लोग और विभिन्न क्रांतिकारी समूहों के लोग मार्च निकालते थे। उसमें शुरू से भट्ट जी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। बाद में छोड़ दिया पूछने पर कहते, अरे कम्युनिस्ट भी अब ऐसी घटनाओं को एक रिचुअल बना दिए हैं, इसमें क्या शरीक होना और क्या नहीं होना। पता नहीं भट्ट जी किस रूप में याद किए जाएंगे, किए भी जाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर आज भी बहुतों को उनकी अनुपस्थिति महसूस होती है कि एक सर्वांग सर्वहारा मानसिकता का व्यक्ति, एक भावुक क्रांतिकारी, एक बोहेमियन ऑगर फक्कड़ क्रांतिकारी हमारे बीच से चला गया। किसी और दुनिया में भी आज भी क्रांति की मशाल जलाए होंगे, किसी सेमिनार में बैठे होंगे, ऐसा लगता है। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने ठाना है कि इस किताब को दुनिया के हर पाठकों तक, हर उस संवेदनशील इंसान तक पहुंचाऊं जिन्हें जानना चाहिए कि एक इंसान, एक सुरेश भट्ट ऐसा भी था। धन्यवाद।